चर्चा गरम है। पड़ोसी की पीड़ा में अपने लिए सुख की तलाश करना कहीं से भी पड़ोसी धर्म नहीं होता है। शायद भारतीय जनता पार्टी यह समझ चुकी है। इसीलिए भाजपा ने अपने बड़बोले नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने के लिए बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन का विशेष कार्यक्रम चर्चा गरम है, जिसमें आज हम भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो निर्देश जारी किया गया है वह क्यों बिहार के संदर्भ में बेहद जरूरी है, बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के भी बेहद जरूरी है, बिहार के पड़ोसी देश और यह कहें कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल के संदर्भ में यह क्यों जरूरी है। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र। तो धीरेन्द्र, हम आपके पास आते हैं और सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह कहीं से सही है कि पड़ोसी के घर में आग लगी रहे और हम उसमें हाथ सेक करके अपने लिए सुख की तलाश करें। देखिए प्रदर्शन, आग का सिद्धांत ये है कि आग चूल्हे में अच्छी लगती है और दुश्मन के घर में अच्छी लगती है, लेकिन पड़ोसी के घर में आग अच्छी नहीं लगती। और चूल्हा से इतर घर के किसी कोने में आग लग जाए तो आग अच्छी नहीं लगती। मैं समझता हूँ कि हमको या हम लोगों को बीजेपी के शीर्ष नेताओं को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को अपार्ट फ्रॉम स्पोक्स पर्सन सभी को उन्होंने निर्देश जारी किया कि नेपाल के मुद्दे पर आपको कुछ नहीं बोलना है। बड़ी अच्छी बात है। दो मसला है, एक तो कि नेपाल जल रहा है, संभल कर बोलना होगा, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उसकी आग हमारे यहाँ भी आ सकती है। और दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर जिनकी समझ ना हो और जिनकी जिम्मेदारी ना हो उन्हें भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि बीजेपी ने अपने नेताओं पर लगाम लगाया, बाकी लोग कब लगाएंगे? बांग्लादेश से सीख लेते हुए हमें इस बात को समझना होगा कि जो उपद्रव बांग्लादेश में शुरू हुआ, जो उपद्रव नेपाल में चल रहा है, कई नेता ऐसे हुए इस देश में, अलग अलग पार्टी के, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि बांग्लादेश की तरह भारत में भी हो जाएगा, नेपाल की तरह भारत में हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नेता कहना शुरू किए। जनाब, आप भी चेतिए, इस तरीके का हो जाएगा, जब आग लगेगी तो सब झुलसेंगे उसमें। इसलिए ऐसे बयान से बचना चाहिए। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है। नेपाल के साथ हमारे जो संबंध हैं वो राजनीतिक संबंध से आगे चलकर हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं। नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं। ऐसे संबंधों पर बहुत ही फूक फूक कर बोलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी पार्टी के नेताओं के लिए बोला है, मुझे उम्मीद है कि और भी दल अपनी पार्टी के नेताओं को वैसा निर्देश जारी करेंगे। नहीं तो जो बोलने वाले हैं वो स्वतः इस बात का संज्ञान लेंगे। लेकिन मूल विषय ये है कि नेपाल में ये हुआ क्यों, ये सबसे बड़ी समस्या है। चूंकि कोई भी घटना होती है उसके पहले की कुछ एक चीजें, कोई सिम्टम्स मिलना चाहिए। बीमारी होता है, सिम्टम्स मिलना चाहिए, तभी डॉक्टर डायग्नोज करते हैं। अचानक हम लोगों ने सुना कि नेपाल में आउटब्रस्ट हो गया, और आउटब्रस्ट इस तरीके से हुआ कि 24 घंटा से लेकर 48 घंटा होते होते पूरा नेपाल झुलस गया, नेपाल की व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इसके पहले ऐसी ही घटना हुई थी बांग्लादेश में, और उसके पहले ऐसी ही घटना हुई थी श्रीलंका में। ये तीन भारत के पड़ोसी मुल्क, और पड़ोसी मुल्क नहीं, एक तरीके से कहें तो ये भारत के सांस्कृतिक, ये देश सिर्फ देश नहीं है, भारत का सांस्कृतिक हिस्सा है। और तीनों हिस्सा आज झुलस गया। मैं तीनों में एक चीज की समानता पाता हूं। जिस समय श्रीलंका झुलस रहा था, उस समय श्रीलंका की नजदीकी भारत से हटकर चीन के करीब हो गई थी। जिस समय बांग्लादेश झुलस रहा था, उस समय बांग्लादेश की नजदीकी भारत से हटकर चीन के करीब हो गई थी। और वर्तमान में जब नेपाल झुलस रहा है, हालिया जो नेपाल के राजनीतिक पैटर्न को समझ रहे हैं और वहाँ की पॉलिटिक्स पर जो नज़र रखते हैं, वो इस बात से शायद सहमति रखेंगे कि नेपाल की भी नज़दीकी भारत से हटकर चीन के तरफ हो गई थी। तो क्या इन तमाम चीज़ों के लिए भारत जिम्मेदार है, या
इन तमाम घटनाओं के लिए वो जिम्मेदार है जो चीन को वैश्विक राजनीति में चीन के बढ़ते कद को कंट्रोल करना चाहता है। आज एक यक्ष प्रश्न ये है, चूंकि जिन विषय को लेकर नेपाल में उपद्रव शुरू हुआ, सोशल मीडिया को बैन करने को लेकर, नेपाली गवर्नमेंट का स्टैंड था कि जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और नेपाल में अपना ऑफिस खोलें, ताकि जो कंटेंट नेपाल के हित के खिलाफ होता हो उसको कंप्लेन किया जाए और उसको कंट्रोल करने की ताकत यही बैठी हुई हो। उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो लीडर हैं उनका कहना था कि नेपाल बहुत छोटा देश है और इतना बड़ा देश है नहीं जहां पर हम एक अपना यूनिट डालें। सिर्फ एक ऐसे विषय पर नेपाल में आग लग गई क्या? भ्रष्टाचार के विषय पर नेपाल में आग लग गई क्या? रोजगार के विषय पर नेपाल में आग लग गई? अगर नेपाल की राजनीति को देखें तो नेपाल पिछले 20 साल से झुलस रहा है। 20 साल से ज्यादा वक्त हो गया तकरीबन। वो जो राजशाही में गोलीबारी हुई थी, आई थिंक ये 24-25 साल हो चला। उसके बाद से नेपाल लगातार राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है, एक सबसे बड़ा कारण। दूसरा, नेपाल किसी एक आइडियोलॉजी को लेकर आगे नहीं चल पाया। नेपाल में जितने भी राजनेता आए उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाया। नेपाल की आंतरिक राजनीति और नेपाल की बाह्य राजनीति, फॉरेन पॉलिसी, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कारण इसके पीछे यह है कि नेपाल में की जो आर्थिक ताकत है वो विदेशी ताकत पर टिकी हुई है, इसलिए विदेश नीति नेपाल की बहुत ज्यादा प्रभावित करती है वहां की डोमेस्टिक पॉलिसी को। ये मैं समझता हूं कि एक मेजर फैक्टर रहा जिसके कारण नेपाल आज झुलस रहा है। लेकिन जहां से बात आपने शुरू की थी मैं वहीं आपको लेके जा रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि बीजेपी ने अपने नेताओं को लगाम लगाया, साफ निर्देश जारी किया कि नेपाल पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। वजह, एक्सटर्नल अफेयर्स पर छोटे नेता कुछ ना बोलें। लेकिन क्या दूसरी पार्टी भी ऐसा करेंगे? ये यक्ष प्रश्न है। बिल्कुल, ये आपकी ओर से जो बताया जा रहा है बिल्कुल यह यक्ष प्रश्न है कि तमाम जो नेता हैं उनके लिए ये बेहद जरूरी है कि वह अपने बोलते समय इन बातों का ध्यान रखें। विशेष तौर पर वैसी स्थिति में जब हम सब ने देखा कि नेपाल में ये जो सोशल मीडिया पर बैन वाली बातें आई और उसके बाद व्यापक विरोध देखा गया। हालांकि एक तबका यह भी कहता है कि कोई यह एक दिन का विरोध नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो वहाँ पर शासन की विफलता है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, नेताओं के बच्चों को लेकर के तो वहाँ कई किस्म की बातें सामने आई हैं कि वह लगातार विदेशों में जाकर के ऐश मौज कर रहे हैं। नेताओं के बच्चों के ऐश मौज की जो तस्वीरें आई सोशल मीडिया पे, ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय बच्चों को वो भड़का दिया। और ये ऐसा होना बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भूखे मर रहा हो। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर एक आम बोलचाल में है कि जहाँ रोजी वहीं देश, यानी कि नेपाल की स्थिति है कि व्यापक स्तर पर जो वहां से पलायन होता है, विशेष करके भारत में आना होता है उनका, तो भारत में आने की मजबूरी है। नेपाल से में बड़े स्तर पर तमाम किस्म की चुनौतियां। भारत में आप समझिए कि भारत के हर कोने में आपको नेपाली वर्कर मिल जाएंगे, और नेपाल का कंट्रीब्यूशन भारत के साथ कितना गहरा है, भारत के साथ संबंध उसके कितने गहरे हैं कि यहाँ बाकायदा एक गोरखा रेजिमेंट है उनके नाम, गोरखा रेजिमेंट है। और आपको बताएं कि जैसे जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के बारे में हमने बात चर्चा शुरू की, तो बड़बोले नेताओं को क्यों बचना चाहिए वह बेहद जरूरी है। जैसे अगर आप देखिए तो जिस नेपाल में भी वहाँ के जो काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह हैं, उन्होंने 2 वर्ष पूर्व ही कहा था कि वह ग्रेटर नेपाल का सपना देखते हैं। यानी कि जिस नेपाल में बिहार के कई जिलों को शामिल करने की बातें थी, जिस नेपाल में उत्तराखंड के कई जिलों को शामिल करने की बातें कही गई, सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, यानी कि नेपाल से लगते हुए जितनी भी भारत की सीमाएं हैं उसमें करीब 50 के जिले ऐसे भारत में हैं जो अलग अलग राज्यों में मानते हैं कि ग्रेटर नेपाल का हिस्सा यानी कि सुगौली संधि जो हुआ था वहां के पहले की वो बातें करते हैं कि हम। और ऐसे दौर में बिहार के ही एक उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जो कहते हैं कि आज अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो वहां पर यह स्थिति नहीं होती। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी करती है। मैं तो समझता हूं कि ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। सम्राट चौधरी को नेपाल और भारत के इतिहास की जानकारी नहीं। नेपाल एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जो न मुगलों के अधीन कभी रहा
और न अंग्रेजों के अधीन रहा। अंग्रेज जब नेपाल की ओर बढ़े तो सुगौली की संधि हो गई और उस संधि में तय हो गया दोनों देशों की अपनी एक लाइन ऑफ डिमार्केशन फिक्स हो गई और दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई। ऐसे देश को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उसको भारत में ले नहीं पाया, इस कारण भाई मुझे ये लगता है कि एक भारत के प्रधानमंत्री थे, उनका बड़ा एक फेमस डायलॉग था, मैंने पता नहीं वो बोले या नहीं बोले, लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है, तो कुछ न बोलना भी बोलना है। कोई जरूरी नहीं है कि हर विषय पर हम बोले ही। ऐसे नेताओं को खास करके तब जब वहां पर इस तरीके की महत्वाकांक्षा को हवा देने की कोशिश की जा रही है कि भारत के 50 जिले, अमुक अमुक क्षेत्र, बिहार के कई एक जिले बृहद नेपाल का हिस्सा है, आप इस तरीके की बात बोल रहे हैं। आप इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि इसका परिणाम कहां तक जा सकता है। बड़ी अच्छी एक लाइन है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो ऐसी खता कोई राजनेता ना कर बैठे जिसका खामियाजा भुगतते भुगतते दौर निकल जाए, वक्त निकल जाए। तो यह बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाएं, और न केवल अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाएं, जैसा हमारे साथी धीरेन्द्र जी ने आपको कहा कि यह बेहद ज़रूरी है कि ऐसे दौर में जब नेपाल जैसा पड़ोसी जल रहा हो तो वह भाजपा के नेता हों या फिर देश के किसी भी सियासी दल के नेता हों, उनको इस पर काफ़ी संयमित टीका टिप्पणी करनी चाहिए। संभवतः भारतीय जनता पार्टी ने एक नज़ीर पेश की है अपने स्तर पर अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने को लेकर के कि आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलिए जिससे भावनाएं भड़के और देश की संप्रभुता तो छोड़िए, पड़ोसी देश में भी इससे बवाल मच जाए। तो क्या अब एक महत्वपूर्ण, कुछ नेता तो ऐसे हैं कि वैसे बवाल की अपेक्षा अपने देश में कर रहे हैं। हाँ। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आग लगेगी तो आप भी नहीं बचेंगे, झुलस जाएंगे आप भी। कहने का मतलब यह है कि राजनीति में विरोध, अवसर, ये तमाम चीजों का तरीका है। अराजकता को अगर आप हवा देते हैं तो कल की डेट में अराजकता की आंधी में आप नहीं उड़ेंगे, इसकी गारंटी आप लेने की और देने की स्थिति में नहीं। अच्छा धीरेन्द्र जी, हम इसे खत्म करें उसके पहले एक सवाल, क्या नेपाल में जो हो रहा है और नेपाल के बाद जिस प्रकार की बयानबाजी भारत के कई सियासी दलों के नेताओं की ओर से किया जा रहा है, तो इसका बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, बिहार के जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें कुछ असर पड़ सकता है। इसलिए असर पड़ सकता है कि बिहार का जो नॉर्थ का बॉर्डर एरिया है उसका सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर आज की तारीख में भी नेपाल के साथ बेटी रोटी का रिश्ता है। कई लोगों के घर परिवार वहां है, बिजनेस कई लोगों के वहां है, कई का ससुराल वहां है, तो वहां उस दर्द का असर पड़ सकता है। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी मैं देख रहा हूं कि भारत सरकार नेपाल के मुद्दे पर बड़ा फूक फूक कर कदम रख रही है, और इसी कदम का ये परिणाम है कि भारत सरकार की जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने उस पार्टी ने अपने नेताओं को कंट्रोल करने की कोशिश की कि विपक्ष कुछ बोलता है उसका कोई और मतलब हो सकता है, आपके बोलने का मतलब होगा कि सत्ता ये बोल रहा है। तो सत्ता बड़ी फूक फूक कर नेपाल की ओर देख रही है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार के प्रयास से और नेपाल के लोगों के प्रयास से वहां पर बड़ी जल्दी शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी। लेकिन जो आपका प्रश्न था कि बिहार पर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर इसका आंशिक असर पड़ सकता है। हालांकि चुनाव में भी 2 महीना बाकी है। तो कहा जाता है कि संकट के समय में शोर नहीं मचाया जाता है बल्कि सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो संभवतः यह सहयोग की भावना हमारे देश के भी तमाम राजनेताओं की जुबान में आए। भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा मैंने आपको कहा कि उन्होंने एक नज़ीर पेश की है, अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या देश के अन्य सियासी दल भी कुछ सीखते हैं और बोलने के पहले संयमित बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो हम आपको चर्चा गर्म है कि विशेष कार्यक्रम में लगातार ऐसे मुद्दों पर अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।